यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गण्यमान्य लोग, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप ऑर्गेनाइजर्स का, आप ऑडियंस का, जो हमारे जैसे एक मामूली टीचर को आप लोगों ने बुलाया इस तरह के कार्यक्रम में। अच्छा लगा। समय का अभाव था, आज काफ़ी व्यस्तताएं थी, संजोग से बहुत दिन से वो सारी व्यस्तताओं का एक प्लान था। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने हर सूरत पर मुझे आने के लिए यहाँ पर कहा। आप लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर ज़रूरत हो तो कुछ पैसा वैसा भी ले लीजिए, आप अपना फ़ी भी ले लीजिए। हम कि भाई पैसा हम किसी से नहीं लेते हैं, आना होगा तो फ्री में ही आके हम आपसे बातचीत करेंगे। तो बस हम आपसे कोई मोटिवेशनल स्पीच या कोई वैसा लेसन, कोई मंत्र कुछ भी देने नहीं आए, बल्कि एक बातचीत करने आए हैं और आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत आपको कर रहा हूं इस तस्वीर से। देखिए, संतोष की कहानी से। संतोष पटना से कोई 40-50 किलोमीटर दूर बिहटा के एक जगह पे रहता है, गांव में। वहाँ इसके मदर फादर खेतों में मजदूरी करते हैं। बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, खाने पीने को कुछ ठीक से है भी नहीं, लेकिन फिर भी माँ और इसके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ जाए। स्कूल में भेजते हैं बेटे को पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, फिर भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कितने स्टेट्स में हैं, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में उस तरह के हैं जिसमें खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए, शिक्षक आते नहीं है, टीचर नहीं आते, बेचारा बच्चा जाता है लौट के चलाता है। उसी में एक संतोष है। संतोष अपने से कुछ पढ़ता है, कहीं किसी से उधार किताब मांग लेता है, कोई सीनियर से कुछ पूछ लेता है। करते करते 10th पास करता है तो उसके टीचर एक हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं बेटा तुम इंजीनियर बन सकते हो। पूछता है अपने टीचर से कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ करें, तो 10वीं क्लास पास करने के बाद उसको पहली बार पता चलता है कोई IIT ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। IIT में जाने के लिए पटना शहर आता है कोचिंग के लिए, बहुत जगहों पर घूमता है, देखता है, पैसा नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, कोई टेस्ट किसी का नहीं क्वालिफाई कर पाता है, अंत में हार के हमारे पास आता है जब हमारे कार्यक्रम की जानकारी मिलती है। मैंने देखा कि संतोष का उतना नॉलेज ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें प्यास थी, कुछ करने की ललक थी, जुनून था। तो मैं अपना उसे स्टूडेंट बना लेता हूँ। 2 साल हमारे साथ रह कर रात दिन मेहनत करता है और एक दिन ऐसा आता है कि संतोष IIT क्वालिफाई कर जाता है और बहुत खुश है। उनकी माँ कितनी खुश है आप देखिए। सब कुछ से मदद नहीं देना, तो बेटा हमारा पढ़ गया तो यहाँ खान पढ़ा, हम चौंकली, बहुत खुशी के बात है। लड़का हमारे निकल गए, गरीब के लड़का है। तो संतोष IIT कर जाता है। IIT करने के बाद भी हम लोग 2 साल उसमें वो जज्बा भरने का प्रयास करते हैं, उसके माइंड में वो जुनून पैदा हो ऐसा प्रयास करते हैं। इसका नतीजा होता है कि IIT खड़गपुर में भी जाकर बहुत पेपर्स लिखता है, बहुत प्रयोग करता है, इंग्लिश सीखता है, लोगों से बातचीत करता है और वहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है जिसकी चर्चा US में होती है। और US के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिजनेस मैगजीन बिजनेस वीक में उसकी कहानी छपती है कि कैसे एक लड़का, गांव देहात का लड़का, मजदूरी करके आज IIT में ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है जिसकी तारीफ USA में MIT में होती है, नासा में होती है। तो इसकी चर्चा उतनी दूर तक होती है और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में अगर इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चों को मदद करती है कोई गैर सरकारी संस्थान या सरकारी संस्थान, तो यही बच्चा मजदूरी करने वाला एक दिन आता है कि यूरोप में प्रोफेसर बन जाता है। सबसे लास्ट में देखिए बड़ा बड़ा बाल लिए हुए संतोष है। आज इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। आज बेल्जियम में ये प्रोफेसर है, वहाँ के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो एक मजदूरी करने से लेके, सब्जी रोड पर बेचने से लेके यहाँ तक की यात्रा संतोष पूरी करता है। अगर किसी में इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये अनूप की कहानी मैं बताऊँगा, अनुपम की।
अनुपम के पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं पटना में। पटना सिटी से लेके पटना के बीच में, पटना साहिब से लेके पटना के बीच में ऑटो चलाते। अपना घर में झोपड़पट्टी में रहते हैं, पूरे अच्छे से घर में कपड़ा भी पहनने को बच्चों के नहीं, 3-4 बच्चे, बड़ा लड़का है अनुपम। इनकी माँ इन्हें भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। हमारे पास लेके आती है 10th पास करने के बाद, पता चलता है प्रोग्राम के बारे में, पढ़ने लगता है, कह चलो भाई शुरू करो पढ़ाई। लेकिन 2 ही 3 महीने के बाद अनुपम कहता कि मुझे घर जाना, और चला जाता, फिर आता ही नहीं 1 महीने तक। जब 1-1.5 महीने बीत जाते तो मैं उसके घर जाता हूँ तो बोलता है सर अब मैं कभी नहीं जाऊँगा। क्या हुआ भाई? तो क्या करे सर, हमारे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं और पार्किंग गलत मांग रहा था, पुलिस मांग रही थी पैसा, वो नहीं दिए तो उनकी पिटाई कर दी। पिताजी बेड पर हैं, अब तो थोड़ा चलने भी लगे, हम ही ऑटो चलाते हैं और पिताजी को खाना पीना का घर का खर्चा हम ही निकालते हैं। अब तो पिताजी ठीक हो गए, फिर से ऑटो चला सकते हैं, लेकिन अब जब तक हम बदला नहीं लेंगे, उस हवलदार को मारेंगे नहीं, तब तक हम घर नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए क्यों ना हमें हथियार उठाना पड़े। बहुत समझाना पड़ा, काउंसलिंग करना पड़ा। देखो बच्चे, सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है हमारे देश को जो बदल सकता है, उस शिक्षा का हथियार है। तुम पढ़ो लिखो, IAS ऑफिसर बनो, तब इन लोगों पर कार्रवाई करो, ऐसी वारदातें और न हो, इसका करो। बहुत समझाए इसको, समझ जाता है अनुपम, फिर वापस आता है, मेहनत करता है, IIT क्वालिफाई करता है, IIT खड़गपुर में जाता है, और उसके बाद एक दिन आता है कि IIM में भी इसका दाखिला मिलता है। IIM से भी पास आउट होके अभी 33 लाख रुपया पर एनम के रुपये के पर एनम पर ये एक कंपनी में काम कर रहा है कलकत्ता में। तो ऐसे ज़िंदगियां बदली बहुत सारी लोगों की। एक कहानियां बदल देती है, कहानियां बदल जाती है हमारे अलग अलग लेक्चर में, लेकिन एक 300-350 कहानियाँ हैं, लेकिन अनूप की कहानी मैं हर में कॉमन रखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है अनूप के बारे में सुनाना। अनूप छोटा बच्चा था, रो रहा था घर पे, माँ खाना दो। देहात में रहने वाला बच्चा, बरसात खत्म हो चुकी थी, बारिश खत्म हो चुकी थी और कुछ मजदूरी के लिए बचा नहीं था इनके पिता के पास कि अपने बेटे के लिए कुछ अनाज घर में हो। रो रहा था, माँ खाना दो। इनकी माँ बोली अपने पति को जाइए कुछ ले आइए। पति बोले कहाँ से जाए, अब तो दुकान वाला भी गांव में जो है उधार नहीं देता, फिर भी ट्राई करिए। अच्छा जाता हूँ मैं, किसी से थोड़ा सा चावल ले आता हूँ, तब तक तुम अपने बर्तन में पानी गर्म करो लकड़ी जलाकर, जब तक पानी पूरा खौलेगा, चावल डालने के लायक होगा, तब तक मैं कहीं से कुछ लेके आता हूँ, चावल, नमक चावल हम लोग खाएंगे। अच्छा ठीक है। पानी गर्म हुआ, ठंडा भी हो गया, रात भी गुजर गई। इसके फादर जो घर छोड़कर गए, आज 18 साल हो गया, वापस नहीं आए। तब इसकी माँ ने ठाना कि नहीं, मेरा बेटा अभी दूसरे क्लास में पढ़ता है, चाहे जितना भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, हम मजदूरी करेंगे। सड़क बन रहा था हाईवे, वहाँ पर जाके काम करना शुरू की, खेतों में मजदूरी की, प्याज की रोपाई की, क्या नहीं किया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और बच्चा भी 8 किलोमीटर पैदल जाता था और 8 किलोमीटर पैदल आता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रहा। 10th पास कर जाता है, ये भी पटना आता है, पटना में बड़े बड़े पोस्टर बैनर देखता है, लेकिन कहीं भी कोई कोचिंग वाला इसको आश्रय नहीं देता है। तो अंत में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हर मंडे को एक जनता दरबार लगाते, वहाँ चला जाता है। ये लोग वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई मुझे IIT करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। वहाँ के लोग जो ऑफिसर्स हैं बोलते हैं कि अरे भाई यहाँ ऐसा कोई गवर्नमेंट का फंड ही नहीं कि हम लोग कोचिंग के लिए दे सके। हाँ, आनंद कुमार का एड्रेस ये है, तुम जाके मिल सकते हो, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाता है। हमारे पास माँ बेटा जब आए, मुझे आज भी याद है, मई का महीना था, एकदम चिलचिलाती हुई धूप थी और बेटे के पैरों में चप्पल था, लेकिन माँ के पैरों में एक स्लीपर भी नहीं था। हमने पूछा, अपनी पूरी कहानी सुनाई। हमने पूछा कि अच्छा आप लोग कितने दिन से पटना में थे? बाबू 4-5 दिन से हैं पटना में। हम कि सोते कहाँ हैं? तो प्लेटफॉर्म पर रेलवे का जात के सो जाते हैं, भुंजा है, सत्तू है, खा के दिन गुजारते हैं, बेटा पढ़ जाएगा। सोचिए, एक तबका हमारा है जहाँ बच्चे इसके लिए परेशान है कि बेटा पढ़ नहीं रहा था, सुविधाएं ज़्यादा है,
मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या क्या नहीं है, आईपैड है। और परेशानी इस बात की कि सुविधाएं हैं इसलिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और एक तरह ये बच्चा बेचारा सुविधा के लिए मोहताज है कि शायद कोई पढ़ने का आसरा दे। खैर, ये हमारे पास मेरा स्टूडेंट बनता है, मेहनत करता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। इतना मेहनत करता है कि आईआईटी में इसका बेहतरीन रैंक आता है और आईआईटी में बॉम्बे में इसका एडमिशन मिलता है, वहाँ भी जाके इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और पहली नौकरी ही इसकी बुर्ज खलीफा पर लगती है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत पर। और आज इसकी छोटी सी कंपनी है, इस कंपनी का मालिक है आईआईटी पवई में ही एक कंपनी चलाता है, 28 आईआईटीएन इसके अंडर में काम करते हैं। तो देखिए, और माँ को साथ में रखता है। अभी हाल में मैं गया था तो देखा इसके घर चाय पर बुलाया, आइए सर आइए, तो देखा कि अपने माँ बेटा दोनों आराम से, एसी चल रहा है और अच्छा फ्लैट लिए हुए। तो इनकी माँ बोली कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो देखिए, ज़िंदगी बदल सकती है अगर हम में चाहत है तब। शशि नारायण की कहानी भी बहुत शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा। छोटा भाई और ये दोनों दोस्त था, 2 साल की उम्र का फ़र्क होगा, 1.5 साल का दोनों की उम्र में। छोटा भाई गरीबी से, खाना नहीं रहने के चलते, पढ़ाई नहीं रहने के चलते पंखे में झूलकर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। बड़ा भाई शशि रोता है, बहुत शांत, बहुत सीधा सज्जन बच्चा, कि देखिए अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, पापा पापा। पापा भी रोने लगते, बहुत शांत इसके पिताजी थे। तो फिर भी बोलता अच्छा एक बार ट्राई करते, हिम्मत नहीं हारते, हम क्यों मरेंगे। पिताजी बहुत रोते हैं कि हम इस लायक नहीं कि अपने बच्चों को संभाल पाए। ये बोलता नहीं पापा मत रोइए, हम देखते हैं कुछ करते हैं। 10th पास करके हमारे, यही हाई स्कूल है, यहीं से 10th किया था, 10th पास करके हमारे पास आता है, मेहनत करता है, आईआईटी खड़गपुर में जाता है और वहाँ भी बहुत मन लगा के पढ़ता है। यूरोप में होने वाले टफेस्ट कंपटीशन में जब ये एप्लीकेशन देता है और एग्ज़ाम देता है तो पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नंबर 1 आता है। और आज ये कंप्यूटर साइंस का फ्रांस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया है। तो ऐसी ऐसी जिंदगियां बदलती हैं। एक आखिरी मैं बात को बताना चाहूँगा, राकेश कुमार सिंह, इसके पिताजी मजदूरी करते हैं और इसके पिताजी की 7 बच्चे बच्चियाँ। माँ गुजर गई जब ये 4 साल का था, विकलांग था, एक पैर से चल नहीं पाता था, पोलियोग्रस्त। कोई इसको अगर पहुंचा दिया स्कूल तो चला गया भाई साइकिल से, कोई गोद लेके, कोई ठेला वाला जा रहा उस पर, करते करते 7वीं 8वीं तक इसकी पढ़ाई छूट गई। जब इसकी पढ़ाई छूट जाती है तो ये मजबूरन आरा पटना रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन में जाकर गाना गाता है, डफली बजाता और भीख मांगता है। 2 साल बाद इसकी मुलाकात होती है एक टीचर से जो इसके हाई स्कूल में थे। अच्छे अच्छे लोग हर जगह हैं। अरे राकेश तुम यहाँ ये कर रहे हो। बेचारा शर्म से रोने लगता है, क्या करे सर, कोई उपाय नहीं था, चलो हमारे घर, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम तो पढ़ने में ठीक ठाक थे। मास्टर साहब रिटायर कर गए थे, फिर भी अपने घर ले जाते हैं, पढ़ाते हैं। किसी तरह से 62-63% नंबर ला के पास कर जाता है 10th। हमारे पास मास्टर साहब लेके आते हैं, इसका लेवल ही नहीं था कि आईआईटी की तैयारी करें। हम लोग टेस्ट लेके देखे, मास्टर साहब बोले कि देखो बाबू इसको पढ़ा दीजिएगा तब ना हम समझेंगे कि हाँ कुछ है आपका प्रोग्राम, कुछ तो इसको कर दीजिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 साल इसके साथ हम लोगों को मेहनत करना पड़ा। 3 साल के बाद ये बहुत मेहनत किया, बहुत गरीबी से लड़ते हुए, विकलांगता से लड़ते हुए आखिरकार ये आज 3rd ईयर में NIT वारंगल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वहाँ से वारंगल से। इसके डायरेक्टर ने जब देखा इसके पैरों का हाल और परफॉर्मेंस और मेहनत, NIT के डायरेक्टर तो इसके पैरों का भी इलाज चल रहा है, क्लीपर वगैरह लग जाएगा और यह चलने लगेगा बिना छड़ी और लाठी के सहारे। अब तक इस तरह से 390 कहानियाँ हैं, 390 स्टोरीज हैं, जिसमें बच्चे, इसी तरह के बच्चे आते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हमारा super30.org फेसबुक है, उस पर आप जाएंगे तो एक वेबसाइट पर तो एक फेसबुक का लिंक देखेंगे तो हम हर 10-15 दिन पर एक कहानी लिखते हैं, जो कोई दैनिक भास्कर हो या कोई अखबार हो उसको पब्लिश भी करते रहता है अक्सर। तो पिछले 3 सालों से कहानियाँ लिख रहे हैं कि आज बच्चा पहले क्या था, जैसे सुनाया हुई। लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई ये प्रोग्राम आपके दिमाग में कैसे आया, शुरू कैसे किए। तो मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पिताजी भी बहुत पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पाए थे और नौकरी करते थे रेलवे में।
RMS में, रेलवे मेल सर्विस में, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना वो आते जाते थे, चिट्ठियाँ छांटते थे, बोरा उठाकर बैग को देते थे, स्टेशन पर बैग उठा के रखते थे, उनकी जिम्मेवारी और काम था। इसी मकान में मेरा घर था, हम लोग रहते थे। स्लम इलाका है पटना का, एक गौरिया मठ रेलवे ट्रैक के बगल में, और रेलवे ट्रैक से 10 मीटर भी नहीं होगा, जैसे ट्रेन आने जाने से लगता है भूकंप आ गया उस तरह का। तो उस एक ही कमरा में मेरा संयुक्त परिवार 1.5 कमरे के मकान में रहता था। लेकिन हमारे पिताजी चाहते थे कि बेटा साइंटिस्ट बने, एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर बने, मैथमेटिशियन बने, कुछ अच्छा करे। जब भी कलकत्ता जाते वहाँ फुटपाथ पर मिलती थी किताबें, बायोग्राफीज साइंटिस्ट की, मैथमेटिशियन की, बड़े बड़े टीचर्स की, उनकी कहानियाँ ला के देते, बेटा पढ़ो, और इंस्पायर करते थे। सरकारी स्कूल में ही जाना हमारे लिए एक ऑप्शन था। 10th पास करने के बाद बहुत लोग दिल्ली आ गए UPSC की तैयारी करने, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा कुछ पढ़ने आ गए, लेकिन हमारे पास सोचना भी हमारे लिए मुश्किल था दिल्ली आके पढ़ना, तो पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैथ में इंटरेस्ट हुआ, कुछ टीचर्स ने हेल्प किया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने, तो हमारे 4 पेपर 5 पेपर UK के दी बेस्ट जनरल मैथमेटिकल गजट में पब्लिश हो गए। उसी समय जब मैं अंडर ग्रेजुएट भी पूरा अपनी पढ़ाई नहीं की थी, तो लोगों ने तारीफ़ की। कई यूनिवर्सिटी से लेटर आए, उस समय पोस्टल सर्विस था, डाक से चिट्ठी आती थी, तो कैम्ब्रिज से भी चिट्ठी आई कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए, हम यूनिवर्सिटी में आपको मौका देंगे। कैम्ब्रिज में हमने अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन भी हो गया, PhD प्रोग्राम में जाना था, बहुत खुशी थी घर में। लेकिन एक दुख था कि हमारे पास फ़्लाइट का किराया भी नहीं था। पिताजी कह के, अरे कोई बात नहीं, फ़्लाइट का किराया हो जाएगा, थोड़ा बहुत और पैसे उसका चाहिए, वो भी हो जाएगा, टेंशन तुम मत लो। पिताजी सोच रहे थे कहाँ से लाए, हैंड टू माउथ थे हम लोग, 1 रुपया भी नहीं बैंक बैलेंस था, कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से। पिताजी को कई लोगों, तो तब हमें समाज की उस पीरियड में सच्चाइयों का पता चला कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। एक आदमी ने कहा, बहुत सारी घटनाएं घटी, एक आदमी का लेटर आया दिल्ली से, कहा कि भाई आप आइए, यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी था उस ज़माने में, आज भी होगा, तो वहाँ से एक आदमी का आया कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेसमैन हूँ, आपको मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, आ जाइए। तो हम बड़ा डर गए भाई कि जाए, ऐसा ना कि नहीं हो कुछ। तो हम कहे ठीक है भाई, जाके देखते हैं। गए, आए, बातचीत हुई, लेकिन कहे कि देखिए हम लोग आपस में चंदा करके, आपको 1 लाख रुपया चाहिए, हम लोग चंदा करके देंगे आपको। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा जो ट्रेन का भाड़ा था वो भी बर्बाद गया। फिर हम सोचे अब क्या किया जाए भाई। तो एक धार्मिक संगठन है पटना में, वो हमेशा महीने 2 महीने पर लोगों को लंदन भेजता है। तो लोगों ने कहा कि भाई वहाँ संपर्क करिए। तो हमारे पिताजी कहे कि चलो बेटा वहीं बातचीत करते हैं। गए, बोला सबसे पहले तो आपको धर्म बदल लेना होगा, कोर्ट से एफिडेविट कराना होगा, नया नाम आपका होगा, फिर हम लोग एप्लीकेशन देंगे। तो हम तब तक धर्म बदलने कौन जाता है। मान लो धर्म बदल भी दिया, उसके बाद भी पैसा कम मिलता है, कोई भरोसा नहीं, या ये लोग भेजता है कि नहीं, हम कोई गारंटेड बात तो थी नहीं, छोड़ दिया। बहुत ऐसी घटना है। लेकिन 1-2 घटना का और जिक्र करना चाहेंगे। लोग अभी आप देखते होंगे, सब लोग, आप लोग सोचते होंगे कि बिहार में BJP की सरकार आएगी, सब लोग सोचता होगा यहाँ। लेकिन हम जानते थे कि नहीं, बहुत भारी बहुमत से महागठबंधन आएगा। तो बहुत लोगों ने पूछा, यहाँ जर्मन एम्बेसी से, फ्रेंच एम्बेसी से बहुत लोग जाते थे वहाँ सर्वे करने के लिए। कई जर्नलिस्ट हमेशा बोलते थे कि नहीं देखिएगा महागठबंधन की जीत जाएगा। सब लोग बहस लड़ाता था, टीवी चैनल वाले लोग फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी बिहार में जो वोटिंग होती है पूरी तरह से जाति के आधार पर है। तो जातीयता है बिहार में। तो हम लोगों को लगा, पिताजी को भी लगा कि भाई जात पात है। लोगों ने बोला तो इतना इलेक्शन तक बदल जाती है, बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, तो ज़रूर जात का बात है, तो ज़रूर जात का जो नेता होगा मदद करेगा। हम लोग गए, एक आदमी के कहने पर एक जात के नेता के पास, हाँ नमस्कार प्रणाम, बैठा हुआ था। भाई देखिए मेरा बेटा है, ये सब कागज़ पत्तर है, इसको आप कैम्ब्रिज जाना है, कुछ मदद कर दीजिए। बोला एकदम मदद करेंगे, काहे नहीं मदद करेंगे, जात समाज के लिए हम लोग पूरा ज़िंदगी लगा दिया और मदद नहीं करेंगे। आप एक आवेदन दे दीजिए। एप्लीकेशन लिख दिया, आइए 4-5 दिन बाद। गए 5-6 दिन बाद, पिताजी हम गए, प्रणाम सर प्रणाम, क्या हुआ? हो गया आपका काम, बधाई हो बधाई हो। ए जी फलना फलना आदमी को फ़ोन लगाओ, आ गया है लड़का। हम लोग बहुत, फिर क्या हुआ, वहाँ से भागे। एक आखिरी और बताते हैं स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। तो
एक हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे कॉलेज में, बहुत प्यार करते थे हमसे, हमारी हिंदी भी अच्छी थी, हिंदी में बहुत कुछ लिखते थे, कविता कहानियाँ, बहुत प्रेम करते थे हमसे। बोले कि देखो बेटा, हम तुम्हारी समस्याओं को समझते हैं, ऐसा करो कि तुम आ जाओ कल, एक बुक रिलीज है एक हमारे फ्रेंड का, उसमें वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, जब बुक रिलीज होगा ना तो उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो मदद करेंगे। प्रोग्राम खत्म हुआ, मंत्री जी निकल रहे थे, सर हमको इंट्रोड्यूस कर दिए कि देखिए ये आनंद कुमार है ऐसी से। बोले मंत्री जी, वाह बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुम कल 11 बजे हमारे घर पर आ जाओ। गया 11 बजे घर पर उनके, 11:15 बजे ही पहुंच गया, 11 बजे पक्का गया। गेट पर दरबान रोका, हमने लिख के दिया कि भाई आनंद कुमार आपने बुलाया था, बगैर छोटा सा चीट दिया, उन्होंने बुलाया। एकदम अगर ये कहानी को फिल्म में दिखाया जाए तो सब लोग समझा कि वो झूठ है, बनावटी है, ये फिक्शन टाइप का, ओरिजिनल हो ही नहीं सकता इस तरह का। लेकिन जो फिल्मों में देखते हैं सच होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमें अनुभव हो रहा है। बड़ा हॉल था, बैठे हुए थे नेताजी सफेद पोष पहने हुए 10-12 लोग। बोले मंत्री जी बोल रहे थे कि हाँ बेटा आओ, बैठो बैठो, बैठा दिया। बोले कि देखो भाई, इधर इस जाति का इतना वोट है, इसका संप्रदाय का इतना, मुस्लिम का वोट जोड़ लीजिए तो ये जीत जाएगा, इसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं ये वोट प्लस ये वोट, लेकिन उसको टिकट काट सकता है, क्या क्या पूरा बात चल रही है। हम सोचे भाई हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते, यहाँ कास्ट का इक्वेशन चल रहा है। उसी समय हमको लगा कि नहीं, महागठबंधन जीतेगा, क्योंकि है यहाँ पर चांस जाति का है बिहार में। उसी समय से कॉन्सेप्ट मेरा बना। तब तक कि भाई जात का बात चला था, बहुत से कि भाई तो हमारे बारे में मंत्री जी बातें नहीं कर रहे हैं। 10-20 मिनट बाद हम साहस करके कहे, सर आपने मुझे बुलाया था। एकदम फिल्मी अंदाज में बोले, बुलाया था, मैं सभी उन नौजवानों को बुलाता हूं जो बिहार में अच्छा काम करते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, तुम भी किया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ बोलिए। तब वर्मा जी क्या हम लोग बात कर रहे थे, फिर बात करने लगे। भाई आदमी तो पैसा का बात ही नहीं कर रहा है भाई। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, फिर हम साहस करके बोले कि भाई इनको बोलते, सर शायद लगता है भूल गए, सर आपने पैसा के लिए बोला था, बुलाया था, मदद की, बोला था पैसे के लिए। पैसे के चक्कर में न रहना, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे नौजवानों को मैंने बर्बाद होते देखा है। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझते हो पैसे के चक्कर में कैसे लोग बर्बाद होते हैं। पैसे के चक्कर में न पड़ना, अपना मेहनत करना, अपने मेहनत पर भरोसा करना, यही बताने के लिए बुलाया है तुमको। भाई नहीं देना था, साफे बोल देता है आदमी कि नहीं देंगे भैया, जान चले जाए। इतना घुमाने फिराने का काम, हमको लगा डाउट कि ना नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार और 10 मिनट बाद हमने बोला साफ कि सर हमें जाना था लंदन के लिए, फ्लाइट का फेयर दे देते। अरे यार तुम लंदन जाओ, टोक्यो जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पढ़ो लिखो, देश का नाम ऊपर करो, लेकिन वापस फिर इसी गौतम बुद्ध की मिट्टी के लिए काम करने के लिए आओ। अपने रूट को नहीं बोलो, अपने जड़ को नहीं बोलो, यही सब समझाने के लिए बुलाया है। तुम समझदार होगे, समझ गए होगे। हम कि हाँ सर समझ गए, प्रणाम सर, प्रणाम सर। निकल गए, मायूस निराश निकले। सड़क के उस किनारे एक टी स्टॉल था, लोग चाय बेच रहे थे, वहाँ पर ठेले पर चाय बिक रही थी। हमने बोला कि भाई चाय पिलाइए, बैठ गए। चाय वाला बोला बेटा मायूस चेहरा है, डांट उठ सुने क्या, नौकरी उकरी मांगने गए थे? है नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात है। बड़ा गर्म हो गया चाय वाला, कौन प्रोफेसर भेजा, पढ़ लिख के इतना मूर्ख वाला काम किया? जो मंत्री 4 महीना से 5 महीना से उधार मेरा चाय मंगा के पीता और पैसा नहीं देता है, वो तुमको क्या पैसा देगा बताओ? यही हमारे देश में नेताओं की सच्चाई है। 1994 को 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, हॉस्टल अलॉट हो चुका था, उसकी चिट्ठी आ गई थी, सारा चीज़ हो गया था। उन लोगों ने कहा कि आके थोड़ा प्रूफ करिए तो हम और भी मदद आपको करेंगे, लेकिन आने जाने का जो जिम्मेवारी है वो आपको निभाना पड़ेगा, वो खर्चा हम नहीं एडवांस दे सकते। पिताजी 23 अगस्त था, पिताजी बैठे हुए थे। मेरा भाई BHU में वायलिन सीखता था, म्यूजिक डिपार्टमेंट में, वो आया हुआ था बनारस से। माता जी थी, हमारा चचेरा भाई बहन, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। पिताजी बड़ा चिंतित थे कि नहीं बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे नहीं कोई बात नहीं है पिताजी, देखिए अभी तक यहाँ पढ़े, यहीं कुछ अच्छा करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके करें, फिर बाहर जाने का मौका मिलेगा, फिर कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन बहुत टेंशन में थे। करीब 10 बजे के आसपास खाना पीना खत्म हुआ। पिताजी खाना खा के हाथ धो के जैसे ही बैठे थे, उनकी सांसें फंसी, 1 मिनट भी नहीं लगा वो बेहोश हो गए। हम लोग सोचे कि कोई उनको तबीयत खराब नहीं है, कभी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है, ऐसे कैसे हो गए भाई? तब
पूरा पानी, स्लम इलाका पूरा पानी जमा हुआ पटना में था, भर भर घुटने से ऊपर पानी, बारिश हो रही थी। तो हमने कहा कि भाई, दौड़ के गए रोते हुए, बगल में डॉक्टर कोई नहीं थे, कंपाउंडर रहते थे, उनको बुलाया। वो देख के समझ गए कि पिताजी के आला उला लगा के चेक किए कि नहीं, अब ये दुनिया में नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा मोहल्ला में काफ़ी अच्छा रिपुटेशन था, पढ़ने लिखने का था, वहाँ सब क्रिमिनल बेस्ड आदमी रहता था, क्राइम बेस्ड आदमी रहता था, क्रिमिनल एक्टिविटी में गरीब था, स्लम था। लेकिन हम लोग का परिवार पढ़ता था, इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते थे। हमको लगा कि वो बेचारे नहीं बताए कंपाउंडर साहब कि गुजर गए, कि ले जाइए पटना मेडिकल कॉलेज में ले जाइए। अब ले जाना मुश्किल, बगल में बेचारा एक केला बेचता था, वो ठेला था, 11 बज गया था तब तक वो ठेला पर हम लोग सुताए पिताजी को, बड़ा कष्ट से पानी में ले जा रहे हैं, ऊपर से पानी पड़ रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज में बहुत देर बाद पिताजी को देखा, पता चला गुजर गए। और सोचिए कि हम लोग का माइंड प्रिपेयर्ड नहीं था। 1 महीना 2 महीना बीमार से के बाद कोई गुजरता है तो उसका माइंड धीरे धीरे सेट होता है कि अच्छा अब जिम्मेवारियाँ हम पर आएंगी। अभी सोचा भी नहीं था, अचानक घटना घटी। सारे घर की जिम्मेवारी दादी जी की जो बीमार रहती थी, हमारे हैंडीकैप थे चाचा जी, उनकी जिम्मेवारी, उनके बाल बच्चों, सारी जिम्मेवारी जो पिताजी के कंधे पर थी हमारे कंधे पर आ गई। बहुत दुख हुआ। कैम्ब्रिज जाने का तो खैर सपना छोड़ ही दिया, टूट गया। पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया, क्लर्कियल जॉब का, ग्रेजुएट की डिग्री थी, ग्रेजुएशन कर लिया था। तो बोला कि भाई आइए नौकरी करिए। तो उस समय हमारा जीवन का सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने वाला था। पिताजी के ऑफिस के जो एसोसिएशन वाले लोग थे, कर्मचारी वाले, वो लोग बोले कि अरे आइए आइए कर लो बेटा तुम नौकरी, तुमको कम वहाँ पर नौकरी करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना, आगे की पढ़ाई करना। लेकिन माँ को पता था कि बेटा मेरा नहीं चाहता कि नौकरी करे। तब माँ बोली कि बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ, जो करना है पढ़ाई पूरी करो, अपना पढ़ो लिखो, टीचर बनने का सपना है, मैथमेटिशियन बनने का सपना है, पूरा करो, मैं खिलाऊंगी। और इसी हालात में माँ हमारी पापड़ बनाती थी और हम दोनों भाई एक बैग में लेके आनंद पापड़ लिख के झोले में ले लेके बैग में घूम घूम कर पटना के गलियों में सड़कों पर बेचते थे। शाम को डेली 2-3 घंटा, बहुत बार बेचती, अपमान लोग करते थे, बहुत अच्छे अच्छे भी लोग मिलते थे। तो हर तरह का प्यार मिला, तिरस्कार मिला, हर चीज़ मिला। कुछ दिन बाद मेरा भाई बोला, प्रणव कुमार, कि देखिए भैया क्यों नहीं आप जो पढ़ाना चाहते हैं शुरू कर दीजिए, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, कब आपको नौकरी लगेगी, कब लेक्चरर बनेगा, शुरू कर दीजिए। तो उसी सलब में हमने उस ज़माने में रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की। 2-4 स्लम के बच्चे आगे पढ़ाना स्टार्ट किया, 2 से 4, 4 से 8 करते करते 30-40 बच्चे एक साल में हो गए। अगले 2 सालों में बहुत भीड़ हो गई, 100-200 बच्चे आ गए और स्लम नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग कोने से आने लगे। तब हमने एक फ़ी रखा कि जो बच्चा हमसे पढ़ेगा उसको 500 रुपया देना पड़ेगा 1 साल का। बहुत कम था, लेकिन हमारे पास उस समय हज़ारों बच्चे आ गए। दिन से लेकर रात तक मैं पढ़ाने लगा, पूरा पैसा उस मुताबिक कमाया कि घर में पानी की व्यवस्था हो गई, और भी एक सेकेंड हैंड गाड़ी हमने खरीद लिया। एक मिडिल क्लास फैमिली को लोअर मिडिल क्लास जो चाहिए वो हो गया। फिर हमारे पास था कि अब क्या करें जीवन पे। कोटा में कोचिंग का बहुत तेज़ी से बढ़ावा हो रहा था, दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स बढ़ रहे थे जेई के। एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं फेमस हो गया था। तो लोग बोले कि भाई यहाँ के लोग एजेंट आके कि वहाँ काम करिए, आपको परसेंटेज दिलाएंगे, करोड़ों रुपये आप कमाइएगा। बड़ा सोच में था क्या करें। उसी दरमियान एक घटना घटी कि एक लड़का भी शेख हमारे पास आता है, बोलता है सर हम आपका फ़ी एक बार नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे देंगे और बाद में देंगे। हम पूछे क्यों भाई, क्यों ऐसा है? कि कोई बात नहीं है। तो बोला गरीब है सर। कोई बात नहीं, बहुत लड़का पढ़ता है, ऐसे तुम भी पढ़ो, लेकिन पटना में रहते खाते कैसे हो? तो सर बीएन कॉलेज है, उसी के सामने एक वकील साहब रहते हैं, उन्हीं के मकान में दरवानी का काम करते हैं। कोई आता जाता नहीं, उनके यहाँ नहीं के बराबर पढ़ने का मौका मिलता है। सीढ़ियों के नीचे बैठ के पढ़ते रहते हैं। हमें तुम एड्रेस लिख दो। एड्रेस पर गए, देखे सच में वो सीढ़ियों के नीचे पढ़ रहा है। उसी दिन हमें सुपर 30 का आइडिया आया। हम अपने भाई प्रणव के साथ डिसाइड करके सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की। 30 बच्चों को हमने घर पर सेलेक्ट करके लाया। फिर उसके बाद जो हमारी माता जी थी वो पापड़ बनाना छोड़ दी और कही कि ठीक है हम बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। हमारे पुराने स्टूडेंट थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। घर में ही 300 बच्चे रहने लगे, खाना बनने लगा, खाने लगे। दिन रात सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में जुटे। बहुत खुशी हो रहा है काहे कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा का अभाव में नहीं जा पाया।
आज बच्चे लोग को मैं खाना बना कर खिलाती हूँ, IIT करके मेरे यहाँ से जाता है तो हमको बहुत खुशी होता है, लगता है मेरा ही बच्चा सब है। ये अपना न हुआ तो दूसरों को होना ही चाहिए। अब कभी पर्व त्यौहार होता है, हिंदू मुस्लिम, बहुत लोग हल्ला उड़ाते हैं कि अरे जो विरोधी है, जो बदनाम करना चाहता है कि अरे आनंद कुमार तो केवल दलित के बच्चों को पढ़ाता है। नहीं, हमारे पास हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। 3 साल पहले की बात है, मुस्लिम बच्चे थे, हर साल रहते, 3 साल पहले की स्टोरी बता रहे। 2 मुस्लिम बच्चा था, महबूब और हंजला, बोला कि भाई ईद है, हम कहे जाओ जाओ छुट्टी है, 5 दिनों की छुट्टी दिया, जाओ सब लोग, इसी बहाने हम लोग भी आराम करते हैं, जाओ। तो ये बोला कि 2 दिन बाद आया कि नहीं सर हम नहीं जाएंगे। हम लोग सोचे यहीं होली दीपावली सब मना रहे तो हम भी आपके साथ ही मनाएंगे। हम बोले कि भाई देखो ठीक है, जब ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग तो ईद कभी घर में मनाए नहीं है, तो क्या करना चाहिए बताओ, करते हैं हम लोग। तो बोला कि सर आप, उसी दिन पेपर में फ़ोटो छपा हुआ था, बोला देखे नहीं हिंदू नेता हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए कैसे इफ्तार पार्टी दे रहा है टोपी पहन के, हम लोग भी टोपी खरीद के ऐसे ही मनाते हैं प्रोग्राम कुछ। हो चलो, फिर हम लोग पैदल गए, 300 बच्चों के साथ लाए, सामान खरीदे, पूरी से वही जो भी बन पाया बनाया। आप चित्र में हमारी वाइफ को भी देख रहे हैं। IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम करती थी बेंगलोर में। शादी भी हो गई, फिर भी काम करती थी, नौकरी करती थी। बाद में आते जाते उन्होंने देखा कि सच में काम हो रहा है, जिससे गरीबों की जीवन में बदलाव आ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमने कहा कि नहीं, आप एक बार और सोच लीजिए। छोड़ के नौकरी आ गई हैं। आज खाना बनाने में माँ की मदद तो करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने में, असाइनमेंट बनाने में, टेस्ट पेपर को करेक्ट करने में बहुत मदद करती है, और हमारा हाथ और मजबूत हुआ। और इन्हीं के बल पर हम लोग चाह रहे हैं कि सुपर 30 का और एक्सपेंशन आने वाले फ्यूचर में करें। एक छोटा बेटा भी है, वो भी बच्चों के साथ अपना खेलते कूदते रहता है, और हमारा यही परिवार है। हमारा भाई है, उनके भी वाइफ हैं, वो भी इंजीनियर हैं, वो भी पढ़ाती हैं। तो खैर फिर आया डोनेशन का सिलसिला। जब प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो बहुत लोगों आए कि भाई पैसा ले लो, पैसा ले लो। नामी लोगों को ही डोनेशन मिलता है, एकदम रियल में जो नीडी है उसको बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, कारण जो भी हो। तो नीतीश कुमार जी सबसे पहले आए, कहे कि भाई पैसा ले लो। हम अक्सर साल में 1 बार घर पर आते हैं, 300 बच्चों से मिलते हैं, खाना वाना भी खाते, कई दफ़ा आए, 20 बार अब तक आए होंगे, 10-20 बार तो आए ही होंगे। अच्छे इंसान हैं। आते बोले कि भाई क्या मदद करे। शुरू 1-2 बार पूछे हम कि नहीं सर आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। कपिल सिब्बल साहब ने बुलाया कि भाई HRD मिनिस्टर थे, कि भाई पैसा ले लो। हम कहे कि नहीं सर पैसा नहीं, आपका आशीर्वाद काफ़ी है। तो नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि गरीबों का भला। हम कि गरीबों का भला हो तो आप IIT का पैटर्न में बदलाव लाइए। अभी आप 2 ही मौका देते हैं, बच्चा गांव देहात से आता है, हिंदी मीडियम रहता है, बांग्ला मीडियम रहता है, वो इंग्लिश मीडियम में जाते जाते बेचारा का टाइम निकल जाता है। किताब क्या पढ़े, 1 ही साल तो उसको टाइम मिलता है। अरे UPSC में 6 बार मौका देते हैं, तो IIT में कम से कम 3 बार दीजिए। अरे वाह, लिख के लाए हो सब? हम कि हाँ सर, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख के लाए, लीजिए। तो ठीक है, हम विचार करेंगे। फिर हुआ 1-1.5 साल बाद फिर एक प्रोग्राम में मिल गए, ऐसे ही एक अवार्ड दे रहे थे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो लोग कर रहे थे कहे कि भाई IBN 7 का था कि आनंद जी कुछ बोलिएगा मंत्री जी को। हम बोले कि ये सर को हम बोले थे ऐसा ऐसा मौका बढ़ाने के लिए, और जिससे +2 का मार्क्स का वेटेज हटाने के लिए बहुत चीज़ बोले थे, सब दोहराए। तो सर ज़रूर कुछ किए होंगे, हमें जानकारी नहीं है। तो आए कपिल सिब्बल साहब, बोले कि नहीं मैं विचार कर रहा हूँ। विचार ही करते रह गए, सरकार ही बदल गई इनके। बहुत लोग, सिंधिया जी कई बार बुलाए पैसे के लिए, बोला अखिलेश जी भी बोले, बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग जो भी हैं, सब लोग जो बहुत पैसा कमाने वाले, रमन सिंह रहे, शिवराज चौहान जी 3-4 बार बुलाए, कलाम साहब बेचारे बुलाए। बोले कि देखो कभी भी तुम हारना हिम्मत नहीं। पैसे की बात नहीं कहे, लेकिन ये कहे बात कि कभी हिम्मत नहीं हारना, समस्याएं आएंगी। तो अच्छा लगता था इनसे जब भी मुलाकात होती थी। मनमोहन जी भी बुलाए एक बार। आप लोग बहुत सारा SMS लोकसभा चुनाव के दरमियान चुटकुला में पढ़े होंगे इनके बारे में, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन एक अचानक एक दिन लेटर आया कि भाई 1 कप चाय के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, प्रधानमंत्री बुलाए। हम बोला कि कहीं फेक कोई मूर्ख बनाने के लिए तो नहीं दे दिया है।
देखा उसका ईमेल आईडी nic.in वगैरह था, थोड़ा विश्वास हुआ। एक लैंडलाइन का नंबर पर पूछा कि भाई देखिए फलना फलना जी हैं, ऐसा निमंत्रण आया है। तो बोले हाँ हाँ आप आ जाइए। हम बोले सबसे पहले बताइए भाड़ा कौन देगा आने जाने का। ये पहले, अरे भाई आप आ जाइए, भाड़ा लेके हम टिकट वगैरह सबका पैसा वैसा दे देंगे। बेचारे दे दिए। मनमोहन जी कहे, प्रधानमंत्री जी बताए, बोले पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तुम्हारा बनवा दूंगा, बहुत बढ़िया आपका मैं बनवा दूँगा। बहुत पोलाइट आदमी, बहुत अच्छे आदमी, हम तो बहुत इनके प्रशंसक हो गए कि इनको देख के बोले कि बहुत अच्छा बनवा दूंगा। हम कि सर आप ही बताइए आप कहाँ से पढ़ाई किए, आपकी पढ़ाई कहाँ से बचपन में हुई? तो अरे भाई अब तो बट गया, उस समय जहाँ पढ़ाई हुई थी वहाँ पर तो हम बोड़े पर बैठ के ज़मीन पर पढ़े थे। हम क्यों ज़मीन पर आप पढ़ के आज इस कुर्सी पर पहुँचे? बताइए सर। जो बात हम बोले मनमोहन सिंह जी को, आपको भी बोल रहे हैं कि अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे आपका कोई आपकी कंपनी हो, कुछ भी हो, अब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है कि कितना उसमें जो मैनेजमेंट का आदमी है या टीचर है स्कूल में, कितना उसमें पढ़ाने क्या लगन है, कितना काम करवाने की उसमें उत्सुकता है, और वहाँ का करने वाला लोग कितना जुनून है, ये इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है सर। हम इनको बताए, बड़ा खुश हुए, बोले कभी कोई काम हो आप आ जाइएगा। कभी काम ही नहीं पड़ा कि फिर इनके पास जाए। तब तक फिर आ गए नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी सम्मान दिया, कुछ अलग से मुलाकात भी की। मुकेश अंबानी जी एक प्रोग्राम में बुलाए मुझे, अपने ऑफिस में जब बुलाया तो बहुत अच्छा फ़ोटो पीछे तस्वीर लगाए हुए थे, हमारा सम्मान दिया। बोला कि भाई ये बताइए आपको कितना पैसे चाहिए, जो भी ज़रूरत है आप बता दीजिए, संकोच ना करिए। हम कहे कि सर आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, पैसा छोड़िए। बहुत लोगों ने बुलाया, लेकिन हम फ़ैन हैं तो आनंद महिंद्रा जी का, इनका हम फ़ैन हैं, काफ़ी इनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कई जगह ये अपने भाषण में हमारे बारे में बोले, बड़ाई किए। पटना आए थे कुछ साल पहले, चीफ मिनिस्टर साहब बुलाए थे तो हमको बुला के मिले। इनसे अक्सर मुलाकात होती है। अपना व्यक्तिगत ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हमको दिए हो कि कभी कोई बात हो, कुछ भी ज़रूरत हो आप हमसे सीधा बोलिए। और हमको बड़ा बुरा लगेगा किसी दूसरे से मदद लीजिएगा हमको छोड़कर। तो इतना प्यार देते हैं। बॉम्बे अदा कदा जाने पर मुलाकात भी होती है, कभी कभी ईमेल से बात भी हो जाती है। तो इतने अच्छे आदमी होने के बाद, लेकिन हम भी इनको परेशान नहीं करते हैं कि अब डेली सुबह सुबह गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। ऐसा भी हम नहीं करते। 6 महीना पर एक आध बार बात कभी कर लिया ईमेल के जरिए, समझते हैं कि व्यस्तता क्या चीज़ है। लेकिन आज तक तमाम ऑफर्स के बाद भी आज तक हमने, कोई प्राइवेट आदमी हो, चाहे कोई सरकारी आदमी हो या सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो, आज तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हम, मेरा पूरा परिवार का सदस्य और सब लोग मिलकर हम लोग शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसी ट्यूशन से इतना पैसा आ जाता है कि हम लोगों के घर का दाल रोटी चल जाती है, और 300 बच्चों का भोजन भात का व्यवस्था हो जाता है। इसलिए आज तक हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। बावजूद इसके आप क्या समझते हैं, ज़िंदगी आसान है? आप कंपनी बनाइए, बहुत सारा चीज़ करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, फिर भी माफिया है, निगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं, वो परेशान करते। पटना में कोचिंग आप देखते हैं, कहीं भी जाइएगा भरा पड़ा है। लोगों ने दबाव डाला कि अरे यार तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि हो गई, आप लोग जैसे लोगों के बारे में रेफरेंस देते हुए कि लोग बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, तुम ऐसा करो कि सब महात्मा बनने वाला धंधा पानी छोड़ दो और तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन का सदस्य बन जाओ, मेंबर बन जाओ, और कुछ बच्चों को फ्री पढ़ा दो, एक स्टैंडर्ड फीस लेके काम करो। हम भैया कि नहीं, हम तो, हमारा आपसे क्या मुकाबला, आप लोग बड़े लोग हैं। समझाए, नहीं समझा। बोला देखो भाई महंगा पड़ जाएगा सौदा। हम कहे अच्छा ठीक है, हम सोचे ऐसी मजाक उजाक किया। 4-5 दिन बाद, जो बिहार के लोग होंगे जानते होंगे, बहुत बड़ा माफिया है, हमेशा जेल में ही बंद रहता है, वहीं से ऑपरेट करता है, चाहे सरकार किसी की हो, किसी की औकात ही नहीं है कि जैमर लगा दे वहाँ। वो ऐसा टाइप का वो माफिया है। वहाँ से फ़ोन किया हमको, हेलो आनंद कुमार बोल रहे हो? हम कहे जी बोल रहे हैं। तो मैं फलना आदमी बोल रहा हूँ। हम बताओगे काहे के लिए ऐसे बोल रहे हो? हमसे कोई स्टूडेंट है जिसका हम एडमिशन नहीं लिया। काहे के लिए आवाज़ बदल रहे हो? अरे पढ़ना है तो ऐसे ही बोलो, हम तुमको पढ़ा देते हैं, तुम क्रिमिनल का आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? फ़ोने काट दिया वो। कहा कि आज तक किसी को धमकी देता होगा तो कोई, या तो कोई डर जाता होगा या तो हाथ पैर जोड़ने लगता होगा। हम एक नई बात बोल दिए कि आवाज़ काहे बदल रहे हो? फिर फ़ोन किया 10 मिनट बाद, के तुम नहीं पहचान रहे हो, हमारे बारे में नहीं नाम सुने हो, मेरा पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हम। हाँ नाम तो सुने हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे पापा से हम कंप्लेन करेंगे, तुम्हारा नंबर आ गया कि देखिए आपका बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, आवाज़ बदल के हमको डराता है, हम तुमको पता करके छोड़ते। तो फिर गाली गलौज देने लगा। तो बोला कि कौन है भाई?
थाना वाले को हमने कहा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा एक फ़ोन आया है। बोला घर से आप मत निकलिएगा, ओरिजिनल क्रिमिनल है ये, आपको मार देगा ये। हाँ, हमको लगा कि भाई हमारे पीछे ओरिजिनल क्रिमिनल क्यों लगेगा। हम नहीं डरे, ट्यूशन पढ़ाना था, पैसा कमाना था, घूम घूम के इधर उधर जाना था। हम घर से निकलने लग गए। 2-4 दिन के बाद 3 हमला हुआ हम पर। एक हमला तो इतना ज़बरदस्त था कि मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका चाकू से पेट क्रिमिनल फाड़ दिया, घर में घुसकर बम बरसाया, गोली चलाया। और संडे का दिन था, लोग फिर मोहल्ले के लोग जुटे, तब ये भागा जाकर कहीं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना मेडिकल कॉलेज में ये 3 महीने तक लाइफ एंड डेथ से स्ट्रगल किया। लगा सुपर 30 बंद कर दे, सभी लोगों ने कहा बंद कर दो यार, क्यों इतना झंझट लेते हो। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि नहीं, बंद करना चाहिए। जब ये बेड पर था और 300 बच्चा खड़ा था कि सर मेरा पहले ब्लड टेस्ट करिए, इसके ऑपरेशन में हम ब्लड डोनेट करेंगे, वो कहे कि हम करेंगे। और 300 में से 2-2 का ग्रुप बना के अपना ड्यूटी बदल बदल के 3 महीना पटना मेडिकल कॉलेज में इसके साथ रहा था कि कोई कष्ट न हो। तो ये फिर भावना जागृत होती है कि चाहे चलो परेशानियाँ तो लाइफ में लगती ही है, जो होता है अच्छे के लिए, चलो आगे बढ़ाया जाए। तो हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर दोबारा जब हमला हुआ तो हम लोग उग्र हो गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, क्यों हम पर हमला हो रहा है, भाई सरकार को नोटिस लेना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने 2 कमांडो को मेरे साथ दे दिया। अब दोनों हमारे साथ रहते हैं, हो गया 7 साल हो गया होगा, कोई हमला उमला नहीं हुआ। लेकिन नई बात समझ से आ गई कि जब हम कहीं निकले तो ये दोनों भी साथ रहता है कि भाई आज वाइफ के कि चलिए पार्क में चलते हैं, घूमते हैं, बड़ा दिन हो गया, हम के चलिए, ये भी पीछे पीछे है। हम के भाई अभी इतना दिन तक हमारा क्रिमिनल नहीं पीछा करेगा, तुम जाओ। कहता कि नहीं सर, मेरा नौकरी चली जाएगी, आपको कोई मार देगा, नौकरी चली जाएगी। तो कभी कभी पानी पूरी गोलगप्पा खाने के लिए, एक दिन अभी हाल फिलहाल का बात है, 3 साल हो गया होगा इस घटना की, हम लोग गए, हस्बैंड वाइफ खा रहे थे, ये लोग पीछे खड़ा था, ठेला वाला पैसे ही नहीं लिया। हम बोले कि नहीं ले लीजिए। अरे सर हम आपको पहचान गए। बड़ा खुशी हुई कि देखो एक मास्टर को एक गोलगप्पा वाला भी पहचानता है। हाँ, तो हम कहे कि अच्छा ना ले लीजिए पैसा। आगे नहीं सर आपको पहचान गए, हम पैसा लेके। तो हमको डाउट हुआ, हम कि आप क्या पहचाने। तो सर आपको कौन नहीं पहचानेगा, आपसे रह के हम बैर ले सकते हैं। हम कि आप क्या समझ रहे थे। सर थाना में आप काम करते हैं सर, थाना। हम बताइए, समझ रहा वाला पुलिस वाला है, ज़बरदस्ती खा रहा है मेरा गोलगप्पा, यही हाल है। तो कभी कभी होता है सर, ज़िंदगी में चलते रहता है, प्लस माइनस। नकली सुपर 30 खुला, सुपर 100, राजा सुपर 30, बाजा सुपर 30, गया सुपर 30, क्या नहीं, सुपर 20 तो सुपर 90 खुला। लोग चंदा ले लिया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ले लिया चंदा, 6 करोड़ 50 लाख रुपया ले लिया। बाद में पता चला उन लोगों पर उस पर कार्रवाई। तो ये सब चलते रहता है, फिर भी सुपर 30 चलते रहता है। मेरे पिताजी ये हम वीडियो है, टाइम कम है इसलिए बता रहे, इसमें सब दिखाया कि कैसे कैसे बच्चे और बच्चियां जो हैं हमारे पास हैं आज, और वो उन्हीं के चलते मैं चलाता हूँ। अच्छे दिन भी आए, रिजल्ट भी आया। कोई अच्छा काम करिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको केवल निगेटिव ही आएगा, अच्छा भी रहेगा। पहली दफ़ा हमने सोचा कि भाई चलो 30 में अगर 5 बच्चे IIT कर जाते हैं तो हमारा कार्यक्रम सफल। पहले ही बार 30 में 18 बच्चे IIT किए, फिर 22, फिर 26, और पिछले 14 सालों में ऐसा हुआ कि 30 आउट ऑफ 30 भी 3 बार कर गया। अभी तक 390 बच्चों में समझ लीजिए कि 333 बच्चे IIT में, बाकी डिफरेंट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज NIT वगैरह में गए। चाहे राधे श्याम हो जिसका एक आँख नहीं है, पिताजी भिखारी, उस लेवल से उठ के इसका भी एक आँख नहीं है, माता पिता को उस तरह से था। या निधि झा अभी रुड़की में पढ़ रहा है, सुजीत कुमार और ये हरिमोहन पांडे उत्तर प्रदेश का दोनों, ये पढ़ रहा है IIT में। ये निधि झा पर अभी एक फ्रेंच ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हम लोगों को भी पिछले महीना में फिल्म के रिलीज पर बुलाया गया था, और कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप का नहीं है, पूरे हॉल में फिल्म लगी हुई थी। और हमको बहुत खुशी हुई, इस बच्ची का पेरिस के गलियों में, सड़कों पर इसका फोटो तस्वीर लगा हुआ था फिल्म के पोस्टर में। तो अच्छे दिन आए देखने को। कई लोगों ने अवार्ड दिया, कई फिल्म स्टार छोटा मोटा प्रोग्राम में शामिल किया, कई लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ डिबेट किए। जेम्स कैमरॉन साहब के साथ 2 बार प्रोग्राम देने का मौका मिला, लोकप्रियता बढ़ी। कोई ऐसी घटना घटी, कहीं कोई बुक फेयर में, कहीं कुछ बोलने गए, मीडिया का जमावड़ा हुआ। ओपन जगह पर जाने पर स्टूडेंट मिल जाते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। कभी कभी तो खुले जगह पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है ऑर्गेनाइजर को। ऐसी स्थिति आ गई तो सोचा नेता कि इसका भी फायदा उठा लो।
लोकसभा का पिछला इलेक्शन में आया, एक पार्टी का आदमी बोला कि देखिए आप इलेक्शन में लड़ जाइए चुनाव, अब आपका टाइम सही टाइम आ गया है आपका, लड़ जाइए। हम कहे कि भाई नहीं, हम चुनाव छोड़ दो भैया, इस सब लाइन में हम नहीं है, समझाए अच्छे से, पोलाइटली उसको, चला गया। फिर एक पार्टी का आया, बहुत अच्छा बड़ा लेवल का नेता लोग, 2-4 गो, कहा कि देखिए आनंद जी बहुत दिन पढ़ा दिए, कितना दिन खड़ा हो के पढ़ाइएगा, कितना दिन घूम घूम के भाषण देते रहिएगा, इससे होना जाना, देश में बदलाव लाइए, आपकी ज़रूरत है, आपको अगर पावर है देश बदल सकते हैं, और इस बार तो लहर भी है, चढ़ा दो अपनी नैया को, लहर में पार लगा दो, बन जाओ सांसद। हम कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, बहुत लोभ दिया, लोभ में हम फंस भी गए। एक रात हम नहीं सोए ठीक से, क्या करें नहीं करें, ठीक है बोल रहा है भाई। फिर वाइफ बोली कि अगर आप पॉलिटिक्स में गए तो सबसे पहले तो हम ही छोड़ के आपको चले जाएंगे, याद रखिए। आपको आश्चर्य होगा कि उतना बड़ा नेता जब हमको मोबाइल पर फ़ोन करता था तो हम संकोच में पड़ जाते थे, इसको जवाब क्या दें, और एकदम प्रेशर। मानते हैं कि हम पे मना कर दिया, हम मानते हैं कि भाई इलेक्शन में लड़ते तो हम जीत भी जाते, आज एक सांसद भी बन जाते, फिर आप लोग कभी नहीं बुलाते हमको, ये प्यार नहीं मिलता कभी। और उन 300 बच्चों से घिरे रहते हैं उनके माता पिता, ये सब सुख खत्म हो जाता है, नहीं बनेंगे। और याद रखिएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे कंपनी चलाते हो, क्यों ना आप एक मामूली शिक्षक हो, अगर दिल से आप ज़िंदगी भर काम करते हैं, मेरा अपना अनुभव जो आपसे शेयर करते हैं, अगर आप दिल से ज़िंदगी भर काम करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा लाइफ के अंत में कि एक सांसद जितना देश में बदलाव ला सकता है, उससे आप ज़्यादा ला के देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप जिस कंपनी या जिस पोजीशन पर हैं। बहुत लोग पूछे कि भाई सक्सेस मंत्र क्या है, चलते चलते हो जाए सक्सेस मंत्र भी, 5 मिनट में और बातों को ख़त्म करेंगे। सक्सेस मंत्र क्या है, तो एक अभिजीत लड़का आया हमारे पास, गांव देहात का लड़का, एक कहानी बता रहे हैं कई साल पहले की। बोला कि सर हम पढ़ना चाहते, पढ़ा 10 दिन में भाग गया, नहीं होता है सर, हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत गांव के हैं, गरीब हैं, दलित भी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम क्या यार तुम दलित हो तो दलित काहे सोचते हो, तुम सोची तो तुमको छोटा बनाती, तुम सोचो कि हम जनरल कैटेगरी से, सारी सुविधाएं तुम्हारे पास है, जो इसको पढ़ाते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे के, तुम ऐसा काहे, भाग गया, वो नहीं आया। फिर गए गाँव, फुसलाओ बहला के उसको लाए कि आओ पढ़ो। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया उस तरह के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्या किया कि कार्टून में पूरा बदल दिया, पूरी पढ़ाई को, सालों 2 साल जो पढ़ाते पूरे लेक्चर को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज करके बदल दिया। तो सबसे पहले एक रिक्की की तस्वीर बनाई जो कि दिखाया अच्छे घर का है, सूटेड बूटेड है, अच्छा पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। जबकि एक भोलू को बनाया, बेचारा गांव देहात का लड़का है, पढ़ता कम लेकिन दिन रात पढ़ाई के बारे में ही सोचता है। अपना ये बाइक वगैरह से चलता है, बेचारा साइकिल से खाता है, इंग्लिश चाइनीज फूड खाता है, बेचारा लोकल फूड से ही काम चलाता है, हाय हेलो बोलता है, प्रणाम करता है। इस तरह से फ़र्क करके बताया कि जब एक सवाल आता है आईआईटी का तो सबसे पहले रिक्की बना देता है उसको, और भोलू का मजाक उड़ाता है कि देखो तुम अभी तक नहीं बना पाए क्योंकि तुम्हारा उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई, तुम अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हो। तब भोलू बोलता है खबरदार ऐसा मत बोलो, पढ़ाई जो होती है वो पैसे से नहीं होती है, मेहनत से होती है, और याद रखो कि मैं सुपर 30 का स्टूडेंट हूँ, इसलिए जिस सवाल को तूने बनाया उसी का मैं दूसरा और नया सॉल्यूशन एकदम दे सकता हूँ, उसी का मैं तीसरा भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ, उसी का मैं चौथा सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, उसी का 5वां नया सॉल्यूशन दे सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ। बता तू हीरो है या मैं हीरो, मेहनत जीतती है या पैसे जीतते हैं, बता तू। ऐसे करने से बच्चों में बहुत मोटिवेशन आता है। एक तो मैथ के प्रॉब्लम में इंटरेस्ट हुआ, तरह तरह से बनाना सीखा, और दूसरा कि उसे लगा कि नहीं गरीब आदमी ही इतिहास लिख सकता है, उसी का बेटा कुछ कर सकता है। ऐसा उसको माइंड में फीड करते करते ऐसा आया कि अभिजीत ही लड़का जो भागा था, जनरल कैटेगरी में 414 रैंक दिया ऑल इंडिया, और अपने कैटेगरी में एससी में 18वां रैंक दिया, और अभी आईआईटी बॉम्बे का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। तो वो मोटिवेशन हमको भी मोटिवेट किया कि कोई दलित बच्चा अगर उसको भी बहुत अच्छा से पढ़ाया जाए, उसको पूरी सुविधाएं दी जाए, तो वो भी जनरल कैटेगरी में अच्छा रैंक दे सकता है। सोशल इम्पैक्ट भी हमारे बच्चे हैं जो गर्मी के छुट्टियों में अपने गांव घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं एजुकेशन का इम्पोर्टेंस वगैरह। एक अभी कई फिल्म
वाले लोग आए हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं सुपर 30 की कहानी पर, बहुत सारे लोग। प्रियंका चोपड़ा जी बहुत बार फ़ोन की कि भाई बनाना चाहते हैं, और भी कई लोग हैं जो प्रीति सिन्हा जी हैं, कई लोग हैं। लेकिन एक फिल्म बनी थी जब आरक्षण, तो उसमें सुपर 30 की कहानी पर आधारित थी, और उस फिल्म की विशेषता ये थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें मैथ के टीचर हैं। तो 2 बार मुझे डायरेक्टर ने बुलाया था बॉम्बे की मैथ पढ़ा के दिखाइए अमिताभ जी, इसको फॉलो करेंगे वैसे ही पढ़ाएंगे। तो बहुत कहानी मिलती जुलती थी आरक्षण फिल्म की। तो अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे इंसान है, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा दिल है। जब भी प्रोग्राम का प्रमोशन होता था कहीं फिल्म का, हमको बुलाते थे। देखिए एक दृश्य दिखा। सुपर 30 आनंद कुमार जी के बारे में मुझे जानकारी मिली पत्रकारों द्वारा, अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई, और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई कि विदेश के कुछ पत्रकार, खासतौर से कनाडा के, उन्होंने आनंद कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया है उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। आनंद कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा सुपर 30 के बारे में, तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद, जो कि मेरा किरदार इस फिल्म में करता है। पता नहीं आनंद कुमार जी की परिस्थितियां क्या थी और किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे आनंद कुमार जी की, जहाँ पर वो ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उनको एकत्र करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि जिनके पास साधन है, सुविधा है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जा करके उच्च शिक्षा प्राप्त। तो अभी भी कई फिल्म आप देखेंगे आने वाले, एक बुक भी आ रही है सुपर 30 के बच्चों की कहानी पर, रैंडम हाउस पेंगुइन पब्लिश कर रहा है। एनीवे, चलते चलते हम 4 बातों को बोलेंगे, 4 पॉइंट को जो हम अपने बच्चों को बताते हैं। अपने बच्चों को या किसी को बताइएगा आप तो ज़रूर फ़ायदा होगा। हम उनको मंत्र ही बताते हैं सफलता का कि देखो बच्चों, सबसे पहले कि आप में प्यास प्रबल होनी चाहिए, ट्रेमेंडस थर्स्ट। बिना प्यास के कुछ नहीं होगा। जब तक आप में प्रबल प्यास है आप कुछ नहीं कर सकते। दिन रात सोचे जागते खाते पीते, हमेशा आपको एकदम IIT मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन, उसका प्रॉब्लम, ऐसे ही आपको सोचते रहना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें हम रेस में कहाँ हैं अपने आप को पाते हैं। वहाँ पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, चाहे जो भी हो हमको हारना नहीं है, होगा। अब तक बहुत लोगों ने इतिहास लिखा, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, हम भी करेंगे, ऐसी भावना लाती है। इस पर बहुत सारी कहानी चर्चाएं होती हैं, हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करो तो आप में प्यास है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और आप एकदम लगातार मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आज जो कुछ भी हम हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है, सब बच्चों का ही कमाल है। सुबह 8 बजे जब जाते हैं तो देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी कभी 5 बजे सुबह भी उठ के जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नजर आते हैं। रात 11 बजे भी घूमते हैं उनके कमरे में तो पढ़ते नजर आते हैं। कभी कभी कोई बच्चा शाम को पढ़ते पढ़ते थक जाता है, एकदम बुझा बुझा हो जाता है, हम 20 रुपया निकाल के देते हैं, 10 रुपया जाओ सड़क पर घूम के आओ, चाय पी के आओ। नहीं सर, हमको पढ़ना है, आपका सपना पूरा करना है। आप ही ने तो सिखाया कि नहीं, मम्मी पापा का सपना पूरा करता है, चाहे जो हो जाए सर, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे सर। परीक्षा के कुछ दिन पहले, 10 दिन 20 दिन पहले लड़का एकदम उब जाता है कि नहीं सर, हम चाहते हैं जितना जल्दी परीक्षा खत्म हो जाए, एकदम तैयार हैं हम। परीक्षा के दिन जाने वक्त बोलता है, एग्जामिनेशन के दिन, कि सर फुल कॉन्फिडेंस, हमको लगता है तुमको हो जाएगा। हाँ सर, एकदम हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस हार्ड वर्क है। तो प्यास भी है, थिंकिंग भी पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। सबसे बड़ा है ग्रेट पेशेंस। विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं होता है। बच्चा को कोई मैथ का सवाल देते हैं, बनाता है बेचारा, थक जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग है, बनेगा, फिर भी थक जाता है, कल होके आता है, नहीं सर नहीं बना। आप लोग भी जीवन में बहुत काम करते हुए लगता होगा ना, नहीं हो पाएगा। फिर हम कहते हैं एक बार और जोर लगाओ, एक बार और जोर लगाता है और कहता है ना सर इस बार भी नहीं हुआ, अब बता दीजिए सर सवाल। हम एक बार और लगाओ जोर, लगाओ जोर, तो नहीं सर एकदम अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बहुत देर तक अंधेरा देखे। हम यही तो है जीवन का सक्सेस मंत्र कि जितनी रात अंधेरी हो रही है, जितनी रात गहरी हो रही है, सोचो सवेरा के उतने ही तुम नज़दीक आते जा रहे हो। यही भाव को तुम मन में लेके चलो। तो यही चारों बातें, बच्चे मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनमें एक ही बात
डालने का प्रयास करते हैं, जो आप लोगों को भी सुना के हम अपनी बातों को ख़त्म कर रहे हैं कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। निराश न हो, मायूस न हो बच्चों, मेहनत कर, मेहनत करने से तुम्हारी और तुमसे पूरे देश की किस्मत जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद। 2 मिनट आप आनंद कुमार जी, शब्द खत्म हो गए आपसे बोलने के लिए। आई थिंक आपने 333 फिल्में बना दी हैं, जिनके ऊपर 333 सक्सेस स्टोरीज, और सुपर हीरो तो आप हो हमारे। जैसा मैंने बोला आपको पहले भी कि जब दिल से कोई चीज़ होती है तो आई थिंक उससे बड़ी पावर नहीं होती। आपने शायद वही किया, जो इतनी अंदर से आपने जो चीज़ें करी हैं, तो उसकी पावर कोई बराबरी नहीं कर सकती है। हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपने जो हम लोगों को, मेरे ख्याल से हमें लगता है जैसे आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से किसी ने ज्ञान बांटा है मेरे को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर मैं आपको ही बुलाने वाला था। मैं विष्णु जी से ही बोलता आपको मोमेंटो देने के लिए, और उससे पहले 2-4 सवाल हमारे लोग पूछेंगे आपसे। थैंक यू। प्लीज़। अनंत कुमार जी, पहले मेरा नमन स्वीकार कीजिए, और मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं, हो सकता है मेरी अज्ञानता के कारण हो। पहला प्रश्न, जो आपने पटना शरीफ की, आरा की कहानी सुनाई, वो कम से कम उत्तर भारत को तो मैं जानता हूँ, और वो शायद उत्तर भारत में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर भारत में शायद हर शहर की, हर गांव की वही स्थिति है। आप यू आर अ मॉडल, आपने बहुत बड़ा काम किया है। जो भी आपका सक्सेस मंत्र है उसके कारण, क्या कोई, पहला प्रश्न ये है कि क्या आपकी कोई इस प्रकार सोच है कि इसको और आगे बढ़ा सकें? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक और व्यक्तिगत है, और वो आपके बारे में नहीं, आपके उन पढ़ाए हुए बच्चों के बारे में। न्यूयॉर्क में हैं, फ्रांस में हैं, सब जगह बड़े बड़े टीचर हैं, उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की, 33 लाख का पैकेज पाया। क्या उनमें उस प्रकार का जोश, उस प्रकार की लगन आई कि वो अपने गांव के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ वापस दे सकें? 2 प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। पहला का जवाब मैं देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में, यानी अगले साल ही हम इसका एक्सपेंशन जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कर देंगे भी। इस एक्सपेंशन के तहत कुछ ऑनलाइन वीडियो को बेचना, जैसे 1 रुपया में ही एक क्लास कोई हो अलजेब्रा का, कोई ज्योमेट्री का, इसके तहत कोई भी आदमी उस क्लास को ले सकता है। कुछ स्टेशनरी बना के बेचना अपने संस्था की तरफ से, और उसकी जो आमदनी होगी उसी पैसे से एक्सपेंशन करने का इरादा है सुपर 30 का। और अगर आप लोगों का साथ रहा, पता नहीं, सपना देखना चाहिए, इसलिए मैं देखा हूँ, हो सके कि जब मैं आपकी उम्र में पहुँचूँ तो ज़रूर ऐसा दिन आएगा कि लोग इतने इंस्पायर होंगे, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा हमारे देश में जो ये कहे कि पैसे के चलते हमारी पढ़ाई रुक गई। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ही है। पहला जवाब। दूसरा, आपने बोला बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें ये भाव, पहला 1 साल 2 साल हम लोग पढ़ा दिया, चला गया। बाद में आप लोग जैसे ही जो अनुभवी लोग मिले, रिस्पेक्टेड लोग मिले, वो हमें समझाया, देखो तुम इन 30 बच्चों को पढ़ाते हो, चले जाते हैं, ये क्या करते हैं, गिव बैक टू सोसाइटी, इस पर तुम सोचना प्रारंभ करो। तब हमने बच्चों में पढ़ाने के अलावे भाव भरना भी स्टार्ट किया कि तो धीरे धीरे आज की स्थिति में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ के कहीं नौकरी कर रहे हैं, जब भी आते हैं तो माता पिता का सम्मान करते ही है, हमारे लिए भी कुछ न कुछ लाते हैं। आज हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, जो जूता है, जो घड़ी है, जो कपड़ा है,
जो बच्चे के लिए हमारा कपड़ा ज़्यादातर उन बच्चों का ही दिया हुआ गिफ्ट रहता है। उन लोगों से पैसा नहीं लेते, लेकिन कोई उपहार लाता है, मिठाई 300 बच्चों को खिलाने के लिए लाता है। कोई कोई बच्चा आता है 300 को कभी ले जाता है रेस्टोरेंट में, भाई हमारी नौकरी लग गई, वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही, चलो खिलाते पिला। तो ये भाव है। और उससे भी बड़ी बात जो दावे के साथ कह सकते हैं कि देहाती पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी हमारा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो शादी किया है और दहेज लिया हो। कोई एक बच्चा दहेज नहीं लेता है। यही सुपर 30 की विशेषता है। ठीक है। May I request Vishnu ji to come and present the memento to Sanat Kumar. Thank you. आपका समय कम है, नहीं तो कम नहीं होगा। I cannot resist the temptation. Vishnu ji, get a picture with him.